हेलो फ्रेंड्स। आज मैं नंद सर आप लोग को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा कि जेई में कैसे पढ़ाई करते हैं, नीट में, सीईटी में। स्पेशली जेई और सीईटी की बात कर पाऊंगा क्योंकि मैं खुद ही मैथमेटिक्स का टीचर हूं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की बातें ज़्यादा करूंगा मैं इसमें। सो दिस इज़ अबाउट गाइडेंस फॉर जेई, नीट एंड सीईटी। Myself Nansar, IIT Bombay. I have 12 plus year experience and audience are my students and their parents. So, agenda of the day is JEE, NEET and MST CET. Why they are differ, what changes after 10th, how to study, mean daily discipline and study routines, subject wide study, common mistakes and what we can do to improve actionable 30-day plan, and then we will going to take question answer session. So first is, why do we select IIT JEE CET? तो हमें पहले देखना है कि जेई सेलेक्ट कर रहे हैं, सीईटी सेलेक्ट कर रहे हैं और नीट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मेजर मेरा है। लेकिन 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम लोग स्पेशली नीट जेई में थोड़ा सा इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे 12th के बाद ऑप्शंस खुलते हैं, कॉमर्स में भी खुलते हैं, आर्ट साइड से भी खुलते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स भी बहुत सारे कर सकते हैं और सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। सो अगर हम जेई नीट ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? तो ये इसमें वो बच्चे लेते हैं जिनको इंजीनियर बनना है। पहली बात, जिनको इंजीनियर बनना है वो जेई और सीईटी के थ्रू बनते हैं। सो उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, और अगर आपको अच्छे कॉलेज में मतलब सीईटी से भी ऊपर जाना है, जैसे आईआईटीज एनआईटीज में जाना है, तो और थोड़ा सा हायर मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सेल्फ स्टडी थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी और गलती करने से डरना नहीं है। इसी टाइप से अगर आपको नीट ले रहे हैं, आपका फ्यूचर डॉक्टरी फील्ड में है, आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल में कुछ बनना है, तो उसके लिए आपको नीट लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है? नीट के बच्चों का ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या होता है? याद करने वाली चीज़ें होती है ना, मेमोराइजेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद थोड़ी मोड़ी बेसिक मैथ आएगी तो अपना काम हो जाता है उसमें। ठीक, चलिए। सो अभी जैसे बच्चे 10th करके आए हैं, 10th जैसी करके आते हैं तो हमें लगता है कि कितना ज़्यादा स्कोर आया है, किसी का 95, किसी का 99, 90, है ना, 85, 80, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो वो मार्क्स आपका सिर्फ 10th तक ही सीमित रह जाता है। 11th में आते ही बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, तो वो मार्क्स से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ पढ़ के आए हो, बहुत टफ चीज़ें पढ़ के आए हो, है ना, बहुत सारी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हो, बहुत सारी साइंस पढ़ के आए हो, है ना, और बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई तो आगे बहुत आराम से काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ द 10th मिथ, है ना। 10th क्लास के बच्चों को ऐसा लगता है और उन्हें लगता है कि 11वीं 12वीं में क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। तो एंजॉय के लिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा 10th से कंपेयर करूँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो 10th के बाद होता क्या है? देखो, आप पीसीएम और पीसीबी लेते हो, पहली बात, दोनों लेके बहुत ही रेयर बच्चे हैं जो चल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स और बायो ये खुद में बड़े सब्जेक्ट हैं, ये खुद ही टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। और
हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। ठीक, ये 10th के बाद ये चेंज हो रहा है। 10th में आपने ऊपर ऊपर पढ़ा हुआ होता है, ऐसी स्टडी लोड भी बढ़ जाता है, डेली स्टडी, रिवीजन, रेगुलर टेस्ट, ये सब बढ़ जाते हैं। रिसोर्स जो है, जो आप सिर्फ बोर्ड बुक, एनसीईआरटी और बोर्ड करते रहते हैं, यहाँ पे अदर रेफरेंस ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में देखिए सिंगेज की ये 5 बुक होती हैं। ठीक है, आपको दिखाई देगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर एंड 3D, ये 5 बुक होती हैं जैसे। तो इसमें अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। ऐसे ही दूसरे पब्लिकेशन की भी बुक है, अरिहंत की भी बुक है। ठीक है, सिंगेज की जैसे है, ऐसी अरिहंत वालों की भी है। तो और कुछ एक्स्ट्रा बुकलेट्स आती हैं जो हम लोग या टीचर आपको क्लास में देता है। तो इतना सारा आपको करना होता है और ऐसा बंडल बन जाता है नोट्स का। ठीक है, तो आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जेई या नीट करने के लिए डेली क्लास अटेंडेंस। ठीक है, क्लास में आप डेली रहें, बीच बीच में बंक करेंगे, टॉपिक स्टार्ट होता है तो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रेजेंट इन क्लास मेंटली एंड फिजिकली, दिमाग से भी क्लास में रहना है और देह से भी रहना है। इसका मतलब क्या है कि जो क्लास में समझाया जाए वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, उसको समझ में आने की कोशिश तो ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं टीचर, आप कुछ भी सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा हो जाता है कि फिजिकली है, मेंटली नहीं है। तो हमें मेंटली भी रहना है और फिजिकली भी रहना है। और डेली हमें पहले क्लास के नोट्स को पढ़ के आना है। डेली प्रीवियस क्लास नोट्स रिवीजन, मतलब डेली पहले वाली क्लास को पढ़ के आना है। और जैसे डेली आप पढ़ के आओगे तो डाउट आएंगे, तो डाउट भी आप डेली पूछते चलें टीचर से। ठीक है, जो भी टीचर है उससे रिलेटेड आप डाउट पूछते रहे, आइदर क्लास के बाद या क्लास से पहले। क्लास में डायरेक्टली डिस्कस अगर आगे पीछे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। डिसिप्लिन इन क्लास एंड होम, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन में क्या क्या आता है वो आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन क्लास में कैसे रखना है और घर पे कैसे रखना है। 3 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी विदाउट डिजिटल सिस्टम चाहिए। पहला तो डिसिप्लिन यही हो जाएगा। ठीक है, कि डिजिटल सिस्टम में क्या आते हैं, मोबाइल आता है, टीवी आता है, वो एक छोटा सा क्या होता है, नोटबुक होता है, वो आता है। ठीक, और मोबाइल का कम से कम या ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि उधर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। उसके बाद डेली डिसिप्लिन क्या है देखिए, जैसे कि 7 से 8 घंटे की आराम से स्लीप होनी चाहिए। सोओगे अच्छा तो आप अच्छा पढ़ पाओगे। तो अच्छा सोने का, अच्छा नींद बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और स्टडी ब्लॉक क्या है कि आप ऐसे 45 से 90 मिनट के आप क्या बना लें, एक स्लॉट, मतलब 1.5 घंटे का एक स्लॉट बना लिया, फिर 15 मिनट ब्रेक कर सकते हो, फिर अगला स्लॉट। ठीक है, तो एक एक 1.5 घंटे के आप ऐसे स्लॉट बनाइए। उसमें डेली रिवीजन होना चाहिए, ध्यान रखें पुरानी क्लास का। और जैसे कल की क्लास, आज की क्लास में पढ़ा तो आज की क्लास का रिवाइज हो जाना चाहिए कल से पहले। ठीक है, कल वाले में थोड़ा सा आज का पढ़ के रहना चाहिए। और ऐसा ही आप वीकली प्लान बनाएंगे कि पूरे, जैसे संडे को टेस्ट होगा तो पूरे वीक में जो पढ़ाया उसका टेस्ट। ठीक है, या पूरे वीक में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आप एक दिन वीक में किसी भी दिन पूरे वीक का भी अपने आप भी, अगर जिस कोचिंग में कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी आप ऐसा करें, पूरे वीक का क्या पढ़ा अपन ने उसका एक टेस्ट देंगे। ऑनलाइन टेस्ट दुनिया भर के अवेलेबल हैं अभी। ठीक है, ऑफलाइन भी दें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्लियर गोल पर ब्लॉक, जैसे ब्लॉक, ये जो ब्लॉक मतलब जो आपने 1.5 घंटे का शेड्यूल बनाया है, तो ये ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे बैठे बैठे टाइम पास कर देना, सर 1 ब्लॉक हो गया, 2 ब्लॉक हो गए, हमने 2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे बैठे हैं। ऐसे नहीं, कि आप एक ब्लॉक में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ 20 क्वेश्चन का हमने टारगेट दिया, तो हर एक ब्लॉक में
हम लोग ये रखें कि पढ़ना कितना है, क्या पढ़ना है, टाइम पूरा नहीं करना, टाइम नहीं पढ़ोगे तो भी पूरा हो जाता है, ठीक है। सो टाइम पूरा नहीं करना, क्वेश्चन पूरे करना, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्टडी स्टाइल सब्जेक्ट वाइज, मैथमेटिक्स जैसे पढ़ रहे हैं तो हमें पेन चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको देख के नहीं पढ़ सकते, देख के आप टाइम पास कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम प्रैक्टिस, रिविजिट मिस्टेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पेन चलाइए, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कीजिए, टाइम लगा के सॉल्व कीजिए, और जो मिस्टेक करिए उसको ध्यान रखिए कि ये दोबारा ना हो। ऐसे ही फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में और बायो में भी आप इसी टाइप से कर सकते हैं। मैं थोड़ा मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मैथमेटिक्स में थोड़ा आपको गाइड अच्छे से कर दूंगा। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है स्टूडेंट्स को करते हैं, रोट मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बस रट्टा मार लेते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। वो बायो में लगभग चल भी जाता है, केमिस्ट्री में भी चलता है, मैथमेटिक्स फिजिक्स में ज़रा ये सब चलेगा नहीं, फेल हो जाता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक स्किप मत कीजिए कि डायरेक्ट फार्मूला बता दो सर आप, हम कर लेंगे, तो दैट इज़ डेंजरस, ऐसा नहीं, ठीक है। बेसिक स्किप्स नहीं करें, और मिस्टेक को आप बार बार, एक ही मिस्टेक बार बार नहीं करें, ठीक है। अपनी मिस्टेक को देखें और उसको सुधारें। और ये क्या है, पुअर टाइम एलोकेशन बिटवीन सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम चाहिए, तो इसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको 1 घंटा दे रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट को 2-2 3-3 घंटे दे रहे हो, तो ये आपको गड़बड़ कर देगा। तो ये मिस्टेक्स हैं, ये नहीं करनी है। सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए, फिर फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, ठीक है, तो उस टाइप से आप टाइम उसको अलोकेट करें, ठीक है। और कोचिंग पे, पैसिव लर्निंग पे थोड़ा ज़्यादा ना टिके, कि हाँ जो वहाँ होगा वही, जो हम मोबाइल से कर लेंगे, ये पैसिव लर्निंग मतलब मोबाइल से कर लेंगे, इधर से देख लेंगे, उधर से देख लेंगे, ऐसे नहीं होता है। वो फ्यूचर टेंस में ही रह जाता है, वो कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो कोचिंग में भी जो चल रहा है तो पढ़ना ही है, लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि कुछ बचा हुआ है, कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, तो किताब को पलटाएं, देखें, पढ़ें, टीचर से डिस्कस करें। और हेल्थ और स्लीप को इग्नोर ना करें, ठीक है। और मोबाइल आपको बताया कम से कम यूज़ करें, या नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। उसके बाद मोटिवेशन, स्ट्रेस एंड वेलबींग, शॉर्ट डेली ब्रेक्स, ठीक है, छोटे छोटे ब्रेक आपको बताया कि 1.5 घंटे में 15 मिनट का जैसे लीजिए, 2 घंटे में लीजिए 15-20 मिनट का ब्रेक, और ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बनाएंगे। थोड़ी आप एक्सरसाइज करें हल्की फुल्की, ताकि आपका देह भी चलता रहे, नहीं तो आलसी हो जाएंगे। और जो आपको फिजिकल खेलने कूदने का पसंद है, उसको 1 घंटा तक आप दे सकते हैं, 30 से 60 मिनट हॉबी टाइम वीकली, उसको भी थोड़ा थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। जो आपको पसंद है पढ़ने के अलावा, उसको भी थोड़ा टाइम देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नींद बताया आपको अच्छी लेनी चाहिए, ताकि आप क्लास में नहीं सोएं, नहीं तो आप क्लास में सोते हैं, ये प्रॉब्लम होती है, क्लास में आधे जागते आधे सोते हैं, ये सब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यूज स्मॉल विन टू स्टे मोटिवेटेड, अगर आपसे थोड़ा सा भी कुछ सही होता है तो उसको पॉजिटिव लेके आगे चलने का, ठीक है। अब इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, तो पेरेंट्स का क्या काम हो सकता है, क्या उनकी गाइडेंस हो सकती है, उसके बारे में है कि आप डिजिटल इन्वायरमेंट के लिए लिमिट टाइम करें, ठीक है, कि मोबाइल टीवी के लिए ज़्यादा इसको घर पे यूज़ ना करें, बाहर भी बच्चों के सामने यूज़ ना करें। क्रिएट अ काम स्ट्रक्चर होम इन्वायरमेंट फॉर स्टडी, घर पे ऐसा माहौल बनाए ताकि बच्चे पढ़ पाएँ। क्रिएट अ काम स्ट्रक्चर होम इन्वायरमेंट फॉर स्टडी, मतलब ऐसा होना चाहिए कि घर पे बैठ के
पढ़ाई इजीली की जा सके ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं। इनकरेज डिसिप्लिन रूटीन, स्लीप, स्क्रीन टाइम। सो ये डिसिप्लिन रखना है कि भाई पढ़ना है, कब से कब तक पढ़ना है, कब से कब तक सोना है, कब मोबाइल यूज़ करना है, कब टीवी देखना है, कब नहीं देखना, उसके लिए। ठीक है। और अगर बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो उससे भी देखना है, उससे सभी बातें डिस्कस करनी है, और हो सके तो वो टीचर से भी डिस्कस करनी है वो सभी चीज़ें। ठीक है। इससे बहुत फ़ायदा होता है। इससे अपन बच्चे को एक ट्रैक पे इजीली ला सकते हैं, और उनका अगर प्लानिंग में कोई हेल्प कर सके, जैसे टाइम टेबल बनाने में, और क्या क्या रिसोर्सेस यूज़ कर सकता है, किधर किधर से क्या क्या ला सकता है, अगर नहीं ला सकते, नहीं ये कर सकते, तो ये सब टीचर से आप प्लानिंग के लिए डिस्कस करें। अवॉइड अनहेल्दी कंपैरिजन विथ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे बच्चों को देख के हमेशा उनसे कंपेयर करके नहीं चलना चाहिए, अपना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बस ये हमारा मेन टारगेट है। रोल ऑफ टीचर एंड मेंटर्स, जैसे कि टीचर हम लोग क्या क्या हम करते हैं और क्या हमें करना चाहिए उसके ऊपर है। कि एज ए टीचर हम लोग फाउंडेशन सबसे पहले बनाते हैं। तो बच्चे जैसे 10th से आगे आते हैं तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं बच्चों का फाउंडेशन बनाने में, जिसमें बच्चे को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, बेसिक मिस्टेक्स क्या हैं वो सब नहीं करनी, उसको समझाया जाता है। और सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो हर एक बच्चे में अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है, कोई बच्चा बायो में अच्छा होता है, कोई अदर थिंग्स में अच्छा हो सकता है, कोई खेलने में अच्छा हो सकता है। ठीक है। कोई हो सकता है कि अलग कुछ एक्टिविटी में अच्छा है। तो सभी बच्चों की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। और उसमें टीचर की हेल्प लेनी चाहिए, जो गाइड हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है। और गाइड स्मार्ट स्टडी मेथड एंड एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, इसका मतलब क्या हुआ कि जब टीचर वो कराते हैं कि पेपर में हमें कैसे लिखना है, ये एंड ऑफ द सेमेस्टर होता है, एंड ऑफ द ईयर होगा ये सब चीज़ें, कि हाँ कि कैसे शॉर्टकट्स करें। ठीक है। कैसे याद रखें, कैसे शॉर्टकट फटाफट करें। शॉर्टकट बिना लॉन्ग कट के नहीं आता है। ठीक है ना। तो पहले लॉन्ग कट पता होना चाहिए तो ही शॉर्टकट जा सकते हैं। और एग्ज़ाम में क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं ताकि अपन अच्छा कर पाए। ठीक है। ये सब डिस्कस करा जाएगा, करते हैं क्लास में, नहीं तो नई सीरीज बनाई जाएगी उसमें डिस्कस किया जाएगा। मेन बात है कि इनकरेज डाउट आस्किंग फॉर क्यूरियोसिटी, कि बच्चों को डाउट पूछने की, मतलब उसको जानने की, उसको ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके ऊपर डिस्कस करने का पूरा पूरा इनकरेजमेंट होना चाहिए घर से भी। अगर वो बच्चा पूछता है तो उसको आइदर आप बताइए सही से, नहीं तो आप कह सकते हैं कि नहीं आता, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस, मुझे भी थोड़ा देखने दीजिए, मुझे भी थोड़ा समझने दो। ठीक है। ऐसे मोटिवेट स्टूडेंट एंड करेक्ट देम विथ क्लियरिटी। ठीक है। तो जितना आप क्लियर रहिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ओके। अगर आप लोग को इसमें कुछ ऐसा लगे तो आप मुझे डिस्कस करके बता सकते हैं, मेरे से बातें कर सकते हैं क्लियरिटी के लिए। ओके, थैंक यू।